अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टी सैट की जानिब से नशर किए जाने वाले टेट के इस प्रोग्राम में आप तमाम का खैर मकदम है। आज मैं आपके सामने साइंस के कंटेंट के मुताल्लिक मैटर अराउंड अर्थ के दूसरे हिस्से को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आइए देखते हैं कि इसमें कौन से नुकात हम पढ़ने जा रहे हैं। फाइबर्स, टाइप्स ऑफ फाइबर्स यानी रेशियो और इसके अक़साम, प्लास्टिक्स, टाइप्स ऑफ प्लास्टिक्स, यूजेस ऑफ प्लास्टिक्स एंड एनवायरनमेंट, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबक्शन एंड फ्यूल, टाइप्स ऑफ कंबक्शन, टेम्परेचर ऑफ कंबक्शन एंड कैलोरीफिक वैल्यू। तो सबसे पहले नाज़रीन हम देखते हैं फाइबर्स। फाइबर्स से मुराद क्या है कि कपड़ा बटे हुए धागे यानी यान से बनता है। यह बटा हुआ धागा बारीक धागों से तैयार किया जाता है। इन बारीक धागों को रेशा कहा जाता है। ये रेशे इनके माखज़ के एतबार से दो अक़साम के होते हैं, यानी कि जो बारीक बारीक धागों से मिलकर जो यान बनता है उसको हम रेशा फाइबर कहते हैं। आइए देखते हैं कि इनके माखज़ क्या हैं। खुदरती रेशे यानी कि ऐसे रेशे जो खुदरती माखज़ से हासिल किए जाते हैं वो खुदरती रेशे कहलाते हैं। इनमें सूती है यानी कि कॉटन और पटसन है, ये दोनों पौधों से हासिल होते हैं। इसी तरीके से ऊनी और रेशमी यानी कि वुलन एंड सिल्क जानवरों से हासिल होते हैं। इसके बाद देखिए मस्तवी रेशे, नाइलॉन, पॉलिस्टर, ट्राइलिन, एक्रिलिक, ये तमाम कीमियाई अशिया के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरने से हासिल होते हैं, इसलिए इन्हें मस्तवी रेशे कहा जाता है। नाज़रीन, ये तो था खुदरती रेशे और मस्तवी रेशे के मुताल्लिक। अब हम खुदरती रेशों के जो माखज़ हैं उनसे किस तरह से रेशा हासिल किया जाता है। जैसे कि कॉटन है, कॉटन को पौधों से किस तरह से रेशा बनाया जाता है, और वैसे ही रेशम का धागा किस तरह से हासिल किया जाता है, इसके मुताल्लिक हम तफसीली मालूमात हासिल करेंगे। आइए, रुई से धागे की तैयारी। तो सबसे पहले कपास के फल जब पुख्ता होकर फटते हैं तो इसके अंदर से रुई के बिनोले हासिल होते हैं। यहाँ पर आपको तस्वीर में इसका फल नजर आ रहा है। तो रुई के बिनोलों को बीजों से अलहदा करने का जो अमल है वो गिनिंग कहलाता है। इनको पहले पौधों से हासिल कर लिए जाते हैं, उसके बाद ये फल से बीजों को और कपास के बिनोलों को, रुई के बिनोलों को अलग कर लिया जाता है। इस अमल को हम गिनिंग कहते हैं। इसके बाद बिनोलों में रेशे पाए जाते हैं। इन्हें साफ करके नमी के लिए पानी छिड़का जाता है, फिर इस पर कंघी की जाती है। इसके बाद इन रेशों से धागा तैयार किया जाता है। इन बिनोलों से रेशों से पकड़कर आप ऐसे घुमाते हुए खींचेंगे तो इसके रेशे आपको एक सीधी कतार में हासिल होंगे। रेशों से धागे तैयार किए जाते हैं। इस अमल को सूत कातना यानी कि स्पिनिंग कहा जाता है। ये धागे इतने मजबूत नहीं होते कि इनसे कुछ बुना जा सके। इन धागों को मजबूत बनाने के लिए कदीम दौर में तिकली इस्तेमाल की जाती थी। इस अमल के लिए चरखों का भी इस्तेमाल किया जाता था। इसके बाद देखिए नाज़रीन, पटसन के धागे की तैयारी। जूट यानी कि पटसन का जो धागा है, इससे आमतौर पर आपने देखा होगा कि चावल के थैले वगैरह बनाए जाते हैं। इसी के अलावा मुख्तलिफ सैक्स यानी कि अजनास वगैरह डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये काफ़ी मजबूत होता है। इस धागे को हम सुनहरी रेशा भी कहते हैं। आइए उसके मुताबिक जानते हैं। पटसन को सुनहरी रेशा भी कहा जाता है। पटसन के रेशों को पटसन के पौधे से हासिल किया जाता है। यहाँ आपको तस्वीर में उसका पौधा बतलाया गया है। यहाँ पर देखिए ये फल है। इन पौधों को कुछ दिनों के लिए पानी में रखा जाता है। जब इसके तने भीग कर नरम हो जाते हैं तब इससे पटसन को बआसानी अलहदा कर लिया जाता है। इस तरह जब रेशा अलहदा हो जाते हैं, इनसे पटसन के धागे बनाए जाते हैं। इन धागों को अच्छी तरह कंघी कर लिया जाता है और आमतौर पर इन धागों से थैले बनाए जाते हैं जो काफ़ी मजबूत होते हैं। जैसा कि मैंने अभी कहा नाज़रीन कि इन धागों से जो थैले बनाए जाते हैं वो अजनास को सेफ यानी कि महफूज रखने के लिए काफ़ी मददगार होते हैं। इसके अलावा कपास, पटसन, अंबाड़ा, नारियल के रेशे कई किस्म के कपड़े बनाने में इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम पौधों से हासिल होने वाले रेशों की मिसालें हैं। ये जो तमाम आपको बतलाए गए हैं ये खुदरती रेशों में पौधों से हासिल होने वाले रेशे हैं। इसी तरह जानवरों से भी रेशे हासिल होते हैं, जैसे रेशम के रेशे रेशम के कीड़ों से हासिल होते हैं। ऊन भेड़ों, ऊँटों और तिब्बती बैलों से हासिल होते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले रेशम का सफर किस तरह है। पतंगों से अंडों तक, अंडों से ककून या खुकुन तक, इसके बाद खुकुन से रेशा। नाजरीन, रेशम का जो सफर है, सबसे पहले रेशम के कीड़े से अंडे हासिल होते हैं। आप जानते हैं कि एक मादा पतिंगा, एक मादा जो रेशम का कीड़ा होता है वो एक वक्त 500 ता 1000 अंडे देता है और फौत हो जाता है। यानी कि रेशम का जो कीड़ा, जो मादा कीड़ा होता है, एक ही मरतबा अंडे देता है और उसके बाद फौत हो जाता है। तो हम उस पूरे प्रोसेस को आइए इन डिटेल पीपीटी पर देखते हैं। पतंगों से अंडों तक। रेशम के कीड़ों को चिलकलू कहते हैं। ये कीड़े तितली की तरह होते हैं। इनका साइंसी नाम बॉम्बिक्स मोरी है।
एक मादा एक वक्त में 500 अंडे देती है और मर जाती है। इन अंडों को शहतूत के पत्तों की तह पर सेने के लिए रख दिया जाता है। आप जानते हैं नाजरीन कि अंडों को सेने के बाद आमतौर पर जैसे कि मुर्गी के अंडे होते हैं, मुर्गी के अंडे को मुर्गी के सेने के लिए रखते हैं तो उसके से चूजे बाहर आते हैं, उसी तरीके से शहतूत के पत्तों के अंदर इसको रखने से उन्हें गर्मी हासिल होती है, जिसके अंदर से वर्म्स यानी कि छोटे छोटे कीड़े नमूदार होते हैं। आइए देखते हैं। इन अंडों को तुख्म भी कहा जाता है। इन अंडों से छोटे कीड़े यानी कि वर्म्स निकलते हैं। कुछ लोग इन कीड़ों को अंडों की पैदाइश के लिए खरीदते हैं। वो मराकिज जहां से ये खरीदे जाते हैं इन्हें ग्रीनेजेस कहा जाता है। तो नाज़रीन, आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि ये कीड़ों की जो फरोख्त होती है वो कहां पर होती है, उनके मराकिज को हम क्या कहते हैं, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो ये पॉइंट आप याद रखिए। ये बात याद रखनी जरूरी है कि जो अफजाइश करना चाहते हैं यानी कि मजीद उनको आगे तक उनकी परवरिश करके मजीद अंडे हासिल करना चाहते हैं, वो इन पतंगों को यानी कि इन वर्म्स को खरीदते हैं। जो डायरेक्ट इनसे रेशम हासिल करना चाहते हैं वो दूसरे मरहले में आगे बढ़ते हैं। तो हम भी देखते हैं कि दूसरा मरहला क्या है। अंडों से कोकून तक। अंडों से हासिल होने वर्म्स को बड़ी बड़ी कश्तियों में रखा जाता है, जिनमें शहतूत के पत्ते काट कर डाले जाते हैं। ये पत्ते छोटे छोटे काटे जाते हैं और ये वर्म्स जो हैं दिन रात पत्ते खाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो इनको चंद्रिकलू कहा जाता है और ये 30 से 35 दिनों में पत्ते खाना छोड़ देते हैं। नाज़रीन, जैसा कि छोटे वर्म्स हैं वो रोजाना सुबह शाम कंटिन्यूसली पत्ते खाते हैं, लेकिन जब वो 30 से 35 दिन तक पहुंचते हैं तो वो पत्ते खाना बिल्कुल छोड़ देते हैं और उसके बाद एक ही मुकाम पर जमे रहना पसंद करते हैं। और अपने आप को जमाए रखने के लिए लुआब से वो अपने सर को फैलाते हुए अपने पूरे जिस्म पर लुआब को फैलाते हैं। जब ये लुआब हवा और हरारत से तमास में आता है तो सख्त शक्ल इख्तियार कर लेता है। ये तारनुमा जाल बनाकर अपने आप को बंद कर लेते हैं। ये तार जब हवा और हरारत से तमास में आते हैं तो मजबूत हो जाते हैं। इसी बंद थैलियों को हम कुकून या खुकून कहते हैं। इसको पट्टुकायलू भी कहा जाता है। आइए इसके बाद देखते हैं क्या होता है कि खुकून में मौजूद लार्वा 2 से 3 हफ्तों में नौखेज कीड़ा बन जाता है। जैसे कि नाज़रीन अभी आपने देखा कि जो अंडे हासिल करने के लिए वर्म्स को हासिल करते हैं तो वो 30 से 35 दिनों के बाद वो जब लार्वा बड़ा हो जाता है और एक जगह बंद हो जाता है, उसके बाद 2-3 हफ्ते इंतजार करने पर उसके अंदर से नौखेज यानी कि एक पतिंगा हासिल होता है जो बड़ा होकर फिर से दोबारा अंडे देने के काबिल होता है। लेकिन हमारा जो सफर है वो कीड़े से किस तरह से हम रेशम का धागा हासिल करना चाहते हैं इसके ऊपर है। लिहाजा अगला स्टेप देखते हैं कि जब वो खुकून हासिल होता है तो हम उससे धागा किस तरह से हासिल करते हैं। 2 से 3 हफ्तों में नौखेज कीड़ा बन जाता है और खुकून को काटकर बाहर निकल जाता है, जिससे मुसलसल धागा हासिल नहीं किया जा सकता। लिहाजा रेशम के हुसूल के लिए खुकून के बनने के 2 से 3 दिनों में ही खुकून के अंदर ही लार्वे को मार दिया जाता है। इसके लिए खुकून को 10 से 15 मिनट तक स्टीम ओवन में रखा जाता है, यानी कि इसको भाप के ओवन में रखा जाता है ताकि वो उसकी हिद्दत बर्दाश्त ना करते हुए वो अंदर ही मर जाए। ये इसलिए किया जाता है कि अगर वो नौखेज कीड़ा बनकर बाहर निकलता है तो वो तमाम के तमाम धागे को काट देता है, जिससे मुसलसल रेशम हासिल नहीं हो पाता। लिहाजा उसको उसी खुकून में ही लार्वे को खत्म कर दिया जाता है। इसके बाद ये जो अमल है ना नाज़रीन, इसको हम अमले खनक यानी कि स्टिफिंग, अमले खनक यानी कि स्टिफिंग कहा जाता है। खनक करदा खुकून लंबे अरसे तक महफूज रहते हैं। इसके बाद देखिए खुकून से रेशों तक। अभी हमने खुकून को किस तरह से हासिल किया है खनक के जरिए, अब हम उसको रेशों तक किस तरह हासिल करते हैं ये जानना है। आइए, रेशम के कीड़े के लुआब में खास तौर पर 2 प्रोटीन पाए जाते हैं, सीरिसाइन और फिब्रोन, जो कि काफी मजबूत और चमकदार होते हैं। एक कोकून से तकरीबन 1000 से 3000 फीट लंबा रेशा हासिल होता है। जैसे कि अभी कहा गया है कि वो कोकून के अतराफ में जो धागा लपेटा गया है वो काफी तवील होता है, वो 1000 से 3000 फीट लंबा होता है। अगरचे कोकून को नौखेज होकर बाहर निकलने दिया जाए तो वो कट जाएगा, जिसकी वजह से मुसलसल धागा हासिल नहीं होगा। इसीलिए वहीं पर उनको खत्म करके तवील धागे को हम हासिल करते हैं। तो देखिए ये अमल किस तरह होता है। कोकून को उबालकर इसके जानिबी सरों की तलाश करके इससे रेशों को हासिल किया जाता है। यह अमल रीलिंग कहलाता है। यह काम मखसूस मशीनों के जरिए अंजाम दिया जाता है। इन मशीनों को रीलर्स एंड ट्विस्टर्स कहा जाता है। तो नाजरीन, ये रीलर्स और ट्विस्टर्स के जरिए 3 से लेकर 18 रेशों तक एक दूसरे से जोड़कर रीलिंग की जाती है ताकि वो जो रेशा है इतना मजबूत हो कि वो कपड़ा बुनने के काबिल हो जाए। इस तरह से जो रेशा हासिल किया जाता है, जो यार्न हासिल किया जाता है, ये साड़ियाँ बुनने के लिए या मुख्तलिफ जो भी उसके
मुख्तलिफ रेशमी धागे के जो इस्तेमालात हैं उन तमाम को इससे हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये था छोटा सा सफ़र जो रेशम के धागे को हासिल करने का था। आइए अब हम अगले कुदरती रेशे यानी कि ऊन के मुताल्लिक़ जानते हैं कि उसके अंदर कौन कौन से मरहले होते हैं। ऊन की कहानी, सबसे पहले ऊन उतारना यानी शीयरिंग। नाज़रीन, आप जानते हैं कि ऊन ये जानवरों की खाल में होता है, यानी कि भेड़ों, ऊँटों और तिब्बती बैलों के जो खाल होती है, जो उनके ऊपर जो बाल होते हैं उसको खैंची से निकाला जाता है, जिसको हम शीयरिंग कहते हैं। अब उसके बाद जब वो निकाला जाता है उसको हम क्या करते हैं, पानी की धारे से उसे साफ करते हैं ताकि उसके अंदर जो ग्रीस, चिपचिपा मादे या कोई कचरा वगैरह हो तो वो साफ हो जाता है। इसके बाद क्या किया जाता है नाज़रीन, ये साफ किए हुए ऊन को सॉर्ट किया जाता है, छांटना। इसके अंदर क्या छांटा जाता है, इसके अंदर जो गैर जरूरी मादे आ जाते हैं, लकड़ी, कंकर, पत्थर वगैरह, वो हटा दिए जाते हैं। इसके अंदर छोटे और बड़े ऊन को अलग अलग कर लिया जाता है। इसके अंदर मुसलसिल और जो गैर मुसलसिल है उनको अलग अलग कर लिया जाता है। इस तरीके से ये हम इसको छांट लेते हैं। जैसे ही हम ये छांट लेते हैं, वो जो ऊन होता है उसके बाद अगला जो मरहला होता है वो ब्लीचिंग, यानी कि उसके अंदर से रंग काटना। उसके अंदर जो भी कलर मौजूद है, हर कोई अलग अलग कलर के जानवर होते हैं, लिहाजा उसके अंदर अलग अलग कलर पाए जाते हैं, उन तमाम को बेरंग कर दिया जाता है ताकि हम उसको अपने मर्जी के मुताबिक जो हमारे लिए ज़रूरी है, जो हमारी ज़रूरत है, हम वो रंग दे सकें। यानी कि अगला मरहला है डाइंग, रंगना। तो पहले हम क्या करते हैं, इसको बेरंग कर देते हैं ब्लीचिंग के जरिए, उसके बाद हमारे मर्जी के और ज़रूरत के मुताबिक उसको रंगते हैं। आइए देखते हैं अगला टॉपिक, अगला स्टेप क्या है। उसके बाद उसके अंदर बड़े बड़े मशीनों के जरिए कंगा किया जाता है, जिसको कॉम्बिंग एंड काउंटिंग मशीन भी कहते हैं। इन मशीनों के अंदर जो दांत लगे हुए होते हैं उसके जरिए ये जो रेशे होते हैं, ऊनी रेशे, उसकी कोमिंग करके एक बड़ी तवील रस्सी हासिल की जाती है। कोमिंग के बाद एक रस्सी हासिल होती है, एक रस्सी की नुमा धागा हासिल होता है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग यानी कि काटना। इस तरीके से जो धागा हासिल होता है हम उसको बुनते हैं, जिसको वीविंग या निटिंग कहा जाता है। ये वीविंग और निटिंग के लिए रोलिंग और ट्विस्टिंग का अमल इस्तेमाल होता है। आप जानते हैं कि ऊन को हम सुइयों के जरिए किस तरह से एक दूसरे के अंदर रोल और ट्विस्ट करके उसकी तरतीब देते हैं, यानी कि उसको कपड़े में स्वेटर्स वगैरह बुनने के लिए हम इस ऊन को इस्तेमाल करते हैं। तो ये उलन फैब्रिक के जो मुख्तलिफ मराइल हैं कि वो मवेशियों से हासिल करके किस तरह से हमारे लिबास तक पहुंचता है, ये इसके स्टेप्स हैं। तो ये तो थे खुदरती रेशों के मुताल्लिक। ये खुदरती रेशे हमने जो देखे हैं वो 4 अक़साम के थे। उसके बारे में आपने देखा कि उन्हें किस तरह से तैयार किया जाता है और किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं कि मस्नवी रेशे क्या हैं, उन्हें किस तरह हासिल किया जाता है और उनके क्या इस्तेमाल हैं। मस्नवी रेशे किसी नबाती या हैवानी ज़राए से हासिल नहीं किए जाते, बल्कि पेट्रोलियम से हासिल होने वाली अशिया इस्तेमाल करते हुए इन्हें मस्नवी तौर पर तैयार किया जाता है। मस्नवी रेशे भी ऐसी साख्तें हैं जो छोटी इकाइयों को जोड़ने से चैन जैसी शय हासिल करते हैं। इस किस्म के धागों में हर एक छोटी इकाई भी कीमियाई शय होती है। एक जैसी छोटी छोटी कई इकाइयां बड़ी तादाद में मिलकर एक बड़ी साख्त तैयार करती है, जिसे पॉलीमर कहा जाता है। यानी कि ये जो मस्नवी रेशे हैं, मस्नवी रेशे पॉलीमर्स से बने हुए होते हैं। ये पॉलीमर्स क्या हैं, ये छोटे 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 इकाइयों से मिलकर बनते हैं। वो जो छोटी इकाइयां हैं वो क्या कहलाती हैं, वो मोनोमर्स कहलाती हैं। यानी कि मोनोमर्स के जुड़ने से पॉलीमर्स बनते हैं। ये पॉलीमर्स जब रेशों की शक्ल में हासिल होते हैं तो हमें मस्नवी रेशे हासिल होते हैं। आइए हम देखते हैं कि मस्नवी रेशे के कितने अक़साम हैं और वो हमारी रोजमर्रा जिंदगी में क्या क्या काम में आती हैं। सबसे पहले नायलॉन। नायलॉन एक ऐसा पॉलीमर है जो कीमियाई अज्जा जैसे पॉलीमाइड्स से तैयार किया जाता है। पॉलीमाइड्स खास तौर पर हेक्सामिथिलीन डाइअमाइन और एडिपिक एसिड जैसे मोनोमर्स से नायलॉन तैयार किया जाता है। ये अज्जा कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के हामिल होते हैं। पॉलीमाइड्स की ठोस चिप्स को पिघलाया जाता है। पिघले हुए मादे को एक इंतहाई बारीक जाली से गुजारा जाता है। इस जाली में बारीक सुराख और इनकी साख्त की सबब मुख्तलिफ नौइयत के रेशे हासिल होते हैं। ये रेशे ठंडे होकर कपड़ा बुनने के हालत में तैयार हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आपने देखा था कि हमें कुदरत में जो रेशे हासिल होते हैं वो एकदम हल्के और मुलायम होते हैं और पहले से ही रेशे शक्ल में या बाल वाली शक्ल में मौजूद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम अशिया इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें पिघला कर बारीक बारीक सुराखों से गुजार कर उन्हें रेशे की शक्ल दी जा रही है। लिहाजा ये चूंकि हर चीज़ का माखज़ तो कुदरती होता है, लेकिन इसके होने वाले जो पेचीदा प्रोसेस की वजह से हम इन्हें मस्नवी रेशे कहते हैं। क्योंकि ये पहले से ही रेशे की हालत में मौजूद नहीं होते, लिहाजा ऐसे तमाम चीज़ें जो ज़्यादा और पेचीदा मराहल से गुजर के हमें रेशे की सूरत में हासिल होते हैं उन्हें हम मस्नवी रेशे कहते हैं, जिनमें नायलॉन एक उसकी मिसाल है। आइए देखते हैं नायलॉन के बारे में मजीद।
नैलान ही मसनवी तौर पर तैयार करता सबसे पहला धागा है। दूसरी जंग अजीम में यह बहुत ज्यादा मकबूल हुआ। आजकल हौजरी आर्टिकल्स यानी जेर जामा के मलबूसात की तैयारी में नैलॉन ने रेशम की जगह ले ली है। अब यहाँ पर नैलॉन के इस्तेमाल देखिए, टूथब्रश की काड़ियाँ, रस्सियाँ, मछली पकड़ने की जाली, डेरे, साड़ियाँ, स्टॉकिंग्स और मोजे, कार की सीट बेल्ट, स्लीपिंग बैग्स, पर्दे वगैरह नैलॉन से तैयार किए जाते हैं। कालीनों में ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले फाइबर में भी उलन की जगह नैलॉन ने ले ली है। नैलॉन पैराशूट के अलावा पहाड़ चढ़ने के लिए इस्तेमाल होने वाली रस्सियों के अलावा तैराकी के सूट्स, कश्तियों के बादबान, छतरी के कपड़ों, मलबूसात और कार के टायरों वगैरह में भी इस्तेमाल होता है। ये नैलॉन के वसी तर इस्तेमालात हैं नाजरीन, कि नैलॉन को ब्रश से लेके कश्तियों तक और पहाड़ चढ़ने वाली रस्सियों तक इस्तेमाल किया जा रहा है। इसकी एक अहम वजह यह है कि ये काफ़ी मजबूत होता है और ये वाटरप्रूफ होता है, इसलिए छतरियों में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मजबूती की वजह से हम इसको कई मुकामात पर इसका इस्तेमाल करते हैं। आइए देखते हैं अगला मसनवी रेशा कौन सा है, रेयॉन। मसनवी तौर पर तिजारत की गर्ज से पहला रेशमी कपड़ा अमेरिका में 1911 में तैयार किया गया। चूंकि आप नाज़रीन जानते हैं कि रेशमी कपड़ा जो है बहुत ज़्यादा आसानी से अवेलेबल है, यानी कि रेशमी कपड़ा बहुत ज़्यादा प्रोसेस के बाद हासिल होता है। ये आम लोगों के दस्त रस में नहीं होता और इसकी कीमत भी ज़्यादा होती है और हमें जितनी उसकी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो नाकाफ़ी होती है। लिहाजा उसके मुतबादिल के तौर पर हमें एक धागे की, एक रेशे की ज़रूरत थी। लिहाजा काफ़ी इसकी रिसर्च के बाद सबसे पहले 1911 में पहला मसनवी तौर पर तैयार करदा रेशमी कपड़ा हासिल हुआ, जिसे रेयॉन का नाम दिया गया। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में सबसे पहली फैक्ट्री केरला में 1946 में कायम की गई। रेयॉन का असल वसीला लकड़ी का गुदा है। यही एक वो मसनवी रेशा है जो पौधों के मखसूस जुज सेलुलोज से हासिल होता है, इसीलिए इसे सेलुलोज फाइबर भी कहते हैं। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है नाजरीन कि इनमें से कौन सा सेलुलोज फाइबर है। चूंकि सेलुलोज फाइबर की वजह से ये पौधों की तरफ इशारा करता है, तो आप पौधों से हासिल होने वाले रेशे के तौर पे जो हमने सीखा है कि सूती या पटसन का, ये मत समझे। चूंकि ये रेयॉन जो है मसनवी है लेकिन इसकी जो माकज है ये सेलुलोज से है, तो लिहाजा आप यहाँ पर ये याद रखें कि रेयॉन ही वो रेशा है जो पौधों के सेलुलोज से हासिल होता है। लेकिन आपको एक डाउट आया होगा कि अगर ये पौधों से जब हासिल होता है तो फिर ये कुदरती क्यों नहीं। तो आइए देखते हैं कि इसकी तैयारी किस तरह की जाती है। सबसे पहले लकड़ी या बम्बू के गुदे से सेलुलोज अख्ज़ किया जाता है। बाद अज़ा मुतअद्दिद कीमियाई तामुलात के बाद इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। इस मुरक्कब में कार्बन डाइसल्फेट भी शामिल किया जाता है। कीमियाई अज्जा में सेलुलोज तहलील होने पर लजूजी मादा हासिल होता है, यानी कि एक चिपचिपा मादा। इस मादे को ऐसी धाती पट्टियों से गुजारा जाता है जिसमें अनगिनत बारीक सुराखें पाई जाती हैं, जहां से ये हल्का सल्फ्यूरिक तुरशे में दाखिल कर दिया जाता है, जिससे रेशम जैसे रेशे हासिल होते हैं। इन्हें बाद अज़ा साबुन से धोकर सुखा लिया जाता है। इन्हीं रेशों को रेयॉन का नाम दिया गया है। तो नाज़रीन आपने देखा कि यूं तो ये लकड़ी के गुदे से हासिल तो हो रहा है, लेकिन इसके अंदर काफ़ी केमिकल प्रोसेस के बाद हमें आखिरकार यहाँ पर रेशा हासिल हो रहा है। लिहाजा हम इसको मसनवी रेशा कहेंगे। तो देखते हैं कि इसके इस्तेमाल कहाँ पर हैं। रेयॉन का आमतौर पर फैशन और घरेलू आराइशी अशिया के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा निकासी के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया जैसे कि डायपर्स, बैंडेज और जख्मों पर मरहमकारी की पट्टियों की तैयारी में भी रेयॉन इस्तेमाल किया जाता है। आराइशी अशिया यानी कि घरों में जो सजावटी सामान के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, और इसके अलावा फैशन यानी कि जो मेकअप के लिए सामान इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि चेहरे पर लगाने के लिए जो धागा होना है यानी कि जो रेशे होना है वो मुलायम होने चाहिए। लिहाजा उस मुकाम पर रेशम की जगह पर रेयॉन को इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है एक्रिलिक, यानी कि एक्रिलिक एक और मसनवी रेशे की किस्म है। आइए देखते हैं कि इसकी किस तरह तैयारी होती है और इसके क्या इस्तेमाल हैं। एक्रिलिक रेशा 1941 से दस्तयाब है। ये कुदरती उलन जैसा दिखाई देता है। इसे मसनवी उलन या फेक फर भी कहते हैं। ये पेट्रोकेमिकल्स से तैयार किया जाता है। इसकी तैयारी दो तरह से की जाती है, एक खुश्क बुनाई और दूसरी गीली बुनाई। खुश्क बुनाई में तहलील शुदा पॉलीमर्स को गर्म हवा के छकड़ों से गुजारा जाता है। तबकीर के अमल के बाद यह फाइबर ठोस की शक्ल इख्तियार कर लेता है, जबकि गीली बुनाई में पॉलीमर्स को तहलील करके भिगोया जाता है और फिर खुश्क कर लिया जाता है। इन तरीकों से एक्रिलिक हासिल होता है। एक्रिलिक का भी हमारी रोजमर्रा जिंदगी में काफ़ी इस्तेमाल है। यहाँ पर भी इसको हम मसनवी वुलन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जहाँ कहीं भी हमारे जो सर्दी वगैरह में पहनने वाले मलबूसात हैं, इन तमाम में उलन की जगह पर एक्रिलिक के रेशों का इस्तेमाल किया जाता है। तो
ये तो था एक्रिलिक के मुताल्लिक। अगला जो हमारा मसनवी रेशा है वो है पॉलिस्टर। ये काफ़ी मकबूल तरीन रेशा है, इसका काफ़ी कसरत से इस्तेमाल किया जाता है। आइए इसके बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। पॉलिस्टर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मसनवी रेशा है। इस फाइबर पर सिलवटें नहीं आती, ये बात अहम है यहाँ पर। ये इसके रोज़मर्रा इस्तेमाल की ये खूबी यही है कि इसमें सिलवटें नहीं आती, इसलिए काफ़ी मशहूर है। एग्जाम में भी आपको इसके बारे में पूछा जा सकता है कि वो कौन सा रेशा है जिस पर सिलवटें नहीं आती। ये हमेशा करारा और धोने में बहुत सहूलत बख्श होता है। ट्रेलिन एक आम मकबूल तरीन पॉलिस्टर है। ट्रेलिन क्या है? पॉलिस्टर की एक मिसाल है, एक किस्म है। ये रेशा दीगर रेशों के साथ बआसानी बुना जा सकता है। नाज़रीन, यहाँ पर एक बात अहम है कि सिर्फ एक ही रेशे के बजाय एक से ज़ायद रेशों को आपस में जोड़कर एक कपड़ा बुना जा सकता है। इस अमल को हम ब्लेंडिंग कहते हैं। मुख्तलिफ कपड़ों की मुख्तलिफ खुसूसियात की बिना पर मुख्तलिफ धागों को एक दूसरे से मिलाया जाता है। जैसे कि पॉलिस्टर करारे होते हैं, यानी कि उसके अंदर सिलवटें नहीं आती, और कॉटन जिस्म के लिए मुफीद होता है, ठंडक होती है, लिहाजा हम इन दोनों की ब्लेंडिंग करके हम टेरिकॉट बनाते हैं। ये भी हमारे कसरत से इस्तेमाल होने वाला कपड़ा है। इसके अलावा भी उलन के साथ इसको एक जगह करके टेरी उल में ढाला जाता है। ये ब्लेंडिंग का जो अमल है, इसमें एक से ज़्यादा यानी कि दो या दो से ज़ायद रेशों को, धागों को आपस में एक दूसरे से ब्लेंड करके कपड़ा बुना जाता है। तो आइए देखते हैं पॉलिस्टर के मुताबिक। पॉलिस्टर टेरिफेथिलिक तुरशे के डाई मिथाइल ईथर के साथ तामुल से हासिल होता है। इसको डाईहाइड्रिक अल्कोहल से गुजारते हैं, इसे पिघलाकर कपड़े में डालते हैं। ये प्रोसेस से पॉलिस्टर हासिल होता है। इसके बाद देखिए पॉलिस्टर का इस्तेमाल हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ पर है। आजकल पॉलिस्टर फाइबर्स बहुत मुहीन माइक्रोफाइबर्स यानी कि बहुत ही बारीक माइक्रोफाइबर्स में तब्दील कर दिए गए हैं, जिससे ये देखने में बहुत खुशनुमा, छूने में भी पॉलिस्टर से कहीं ज़्यादा नरम होते हैं। इसका बुनियादी मादा न सिर्फ कपड़ों की तैयारी बल्कि दीगर अशिया जैसे सोडे की बोतलों से लेकर पानी पर तैरने वाली कश्तियों की तैयारी तक इस्तेमाल होता है। इसे बोतलें, बर्तन, फिल्म के तार बनाने में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए यहाँ पर चंद पॉलिस्टर के अकसाम दिए गए हैं। ये जो पेट बॉटल्स, पीईटी बॉटल्स जो होते हैं मुख्तलिफ किस्म के, जो हमें देखने में तो प्लास्टिक के नजर आते हैं, लेकिन ये पीईटी बॉटल्स भी पॉलिस्टर ही से बने होते हैं। ये पॉलिस्टर के मुख्तलिफ अकसाम हैं। यहाँ पर देखिए ये एक निशान, अगर इस तरीके के रिसाइकिल के निशान में एक अगर हो तो यहाँ पर ये पीईटी नाम होगा, 2 के लिए HDPE, 3 के लिए V, और इसी तरीके से यहाँ पर 4, 5, 6 और 7 भी दिए गए हैं। ये निशान देकर आपको इनके फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। ये निशान देकर इनके आपको नाम पूछे जा सकते हैं। इसका ये फायदा है कि जब इसकी रिसाइकलिंग की जाती है तो एक जैसे कोड वाले जो मादे होते हैं उनको एक साथ इस्तेमाल करके, एक साथ पिघलाकर इसकी रिसाइकलिंग की जा सकती है। हमने अब तक जो देखा इसमें मुख्तलिफ कुदरती और मस्तवी रेशे थे। अब हम अगला टॉपिक जो हमारा है वो है प्लास्टिक्स, उसकी जानिब बढ़ते हैं। ऐसे प्लास्टिक जिसको गर्म करने पर बआसानी बेसाख्त हो जाते हैं और टेढ़े हो जाते हैं, इन्हें थर्मोप्लास्टिक कहा जाता है। यानी कि गर्म करने पर पिघल जाने वाले या हैयत को तब्दील कर देने वाले, जो शक्ल को तब्दील करने वाले जो प्लास्टिक की किस्म है वो थर्मोप्लास्टिक है। पॉलीथीन और PVC थर्मोप्लास्टिक की मिसालें हैं। ये प्लास्टिक खिलौने, कंगे और मुख्तलिफ कंटेनर्स की तैयारी में इस्तेमाल होते हैं, यानी कि इन्हें रिसाइकिल भी किया जा सकता है क्योंकि इन्हें पिघलाया जा सकता है। लेकिन प्लास्टिक की जो दूसरी किस्म है, जिसे एक बार तैयार करने के बाद दोबारा गर्म करने पर वो नरम नहीं होती, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाती है। ये पहले गर्म करके एक शक्ल दे दी जाती है और ठंडा होने के बाद वही शक्ल इख्तियार कर लेती है। इसकी 2 किस्म है, एक है बेकलाइट और दूसरा है मेलामाइन। बेकलाइट और मेलामाइन के हम मजीद इस्तेमालात और उसके अकसाम देखेंगे। बेकलाइट एक ऐसी शय है जिसकी हरारी और बर्क़ी मूसिलियत बहुत ख़राब होती है। इसी सबब इसके हैंडल बनाए जाते हैं, जो कि कुकर वगैरह के, हमारे जो पकवान के बर्तन होते हैं उनके कुकर वगैरह बनाने के लिए बेकलाइट के हैंडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं। आपने गौर किया होगा। इसके अलावा बर्क़ी स्विचेस जो है ना, यहाँ पर भी हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं, बेकलाइट को। आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि क्यों इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पर। क्योंकि बर्क़ी शॉक वगैरह की वजह से वहाँ पर गर्मी की, हरारत की कमी या ज़्यादती हो सकती है, यानी हरारत का इजाफा होगा तो वो पिघलने नहीं पाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जो बर्क़ी रो का जो निज़ाम है वो बेहतर रहेगा। अगर वो पिघलते हैं तो फिर उसके अंदर मौजूद जो हमारे इंसुलेटेड वायर्स जो हैं वो भी पिघल जाएंगे, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होने के काफ़ी अंदेशे होते हैं। लिहाजा हम बेकलाइट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत ज़्यादा हरारत होने पर भी वो नहीं पिघलते। इसके बाद देखते हैं यहाँ पर बेकलाइट के इस्तेमाल में एक और चीज़ है। बेकलाइट को हीरे और दीगर मोतियों के मुतबादिल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि सजावटी सामान या ज्वेलरी के, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जिसे कहते हैं, उसमें भी हम बेकलाइट को इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद किचन के सामान की तैयारी के लिए
सेटिंग प्लास्टिक में मेलामाइन इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि किचन का सामान जो बर्तन वगैरह हैं, हरारी मज़ाहिम होने के सबब इनसे फर्श के लिए इस्तेमाल होने वाली अशिया और मलबूसात भी बनते हैं। और कंप्यूटर और टीवी के कैबिनेट भी मेलामाइन ही से बने होते हैं। आपने देखा होगा कि टीवी के जो पीछे जो ब्लैक कलर का कैबिनेट होता है या सिस्टम कंप्यूटर के पीछे जो कैबिनेट लगा हुआ होता है, सीपीयू, कंप्यूटर, माउस वगैरह, ये तमाम के तमाम मेलामाइन के बने होते हैं। जब इसको हम गर्म सुई के जरिए जांचते हैं तो ये पिघलता नहीं बल्कि इसके अंदर एक सुराख बन जाती है। इसके बारे में आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मेलामाइन जो है इसको हम सुई के टेस्ट के जरिए जान सकते हैं, गर्म सुई के जरिए, कि गर्म सुई से जब इसे हम जांचेंगे तो इसको एक सुराख बन जाएगी, ना ही ये पिघलेगा नहीं। तो ये तो था नाज़रीन के प्लास्टिक के अक़साम क्या हैं, और हम देखते हैं कि प्लास्टिक के कसरत से इस्तेमाल है हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में। कई अशिया का बदल के तौर पर हम प्लास्टिक लेते हैं। हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में प्लास्टिक का काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल है। क्योंकि इसका इस्तेमाल बाकसरत है तो हमारे जो माहौल में इसका जो इजाफा हो रहा है, जिस तरह ये फैल रहा है, इससे हमें नुकसान भी काफ़ी उठाना पड़ रहा है। नाज़रीन आइए हम देखते हैं कि किस तरह से प्लास्टिक के जो नुकसानात है उससे बचने के लिए हमें कौन से अमल को इख्तियार करना चाहिए। यहाँ पर 4R का उसूल है। 4R के मुताबिक 4R से रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिकवर, यानी कि हम सबसे पहले क्या करें, प्लास्टिक के ऊपर जो हमारी जो डिपेंडेंसी है, जितना हम मुनहसिर करते हैं, ये हम कम करें। हम क्या करना चाहिए नाज़रीन, हम आमतौर पर बाजार में जाते हैं तो हम हमेशा नए नए थैलियों में सामान लेकर आते हैं। ये नए नए थैलियों में सामान लाने की वजह से हमारे पास इसका कसरत से इजाफा होता जाता है और हम इसे फेंकते जाते हैं। और जो दूध की पैकेट्स वगैरह है हम जो इस्तेमाल करते हैं, ये तमाम के तमाम क्या होते हैं, कसरत से इस्तेमाल करने की वजह से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो लिहाजा हमें इसका इस्तेमाल कम कर देना चाहिए, जिसकी वजह से एक शख्स अगर उसका इस्तेमाल कम कर देगा तो आहिस्ता आहिस्ता एक कम्युनिटी से होते होते पूरा शहर से, मुल्क से, पूरी दुनिया में जो प्लास्टिक का इस्तेमाल है वो कम होगा। इसके बाद जो अगला पॉइंट है रिसाइकिल, यानी कि एक मरतबा इस्तेमाल करके फेंक देने का जो कल्चर चल रहा है, इससे काफ़ी नुकसान होगा। तो कंपनीज को चाहिए कि उसको हम वो दोबारा से हासिल करके उसको रिसाइकिल करके उसके नए प्रोडक्ट्स बनाएं, जिससे जो कचरा फैल रहा है, जो प्लास्टिक से नुकसान हो रहा है, वो भी कम हो जाएगा। इसके अलावा जो हम अपने तौर पर ज़ाती तौर पे कर सकते हैं कि एक ही चीज़ को हम दोबारा से बारह इस्तेमाल करके उसका रीयूज़ करते जाएं। रीयूज़ करने की वजह से भी हमें क्या होगा, प्लास्टिक का जो बेजा इजाफा जो हो रहा है, जो उसका हम इस्तेमाल नए नए लेकर बार बार जो कर रहे हैं, ये भी कम होगा। इससे हम हमारा जो माहौल है इसको हम रिकवर कर सकते हैं। लिहाजा ये 4R का उसूल है नाज़रीन, जिससे हम माहौल को सुधार सकते हैं। इसके बारे में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा 4R प्रिंसिपल का एक हिस्सा नहीं है। तो हमारे जो 4 हैं एक बार फिर से सुन लीजिए, रिड्यूस, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिकवर। कम करना, दोबारा तैयार करना, दोबारा इस्तेमाल करना, बाजियाबी। तो नाज़रीन ये तो था अब तक का प्लास्टिक के मुताल्लिक। आप लोगों ने आज के सेशन में फाइबर्स और प्लास्टिक के मुताल्लिक मालूमात हासिल की हैं। इंशाल्लाह इसका तीसरा सेशन लेकर आपके सामने हम फिर से हाजिर होंगे, जिसमें हम बचे रह जाने वाले टॉपिक को कवर करेंगे। मैं इंशाल्लाह फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।